आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। इस पे एक्सिस स्पेक्ट्रम मैंने ऐसे ही लिख दिया है, टाइम नहीं था कि मैं एक्सिस स्पेक्ट्रम भी पढ़ाऊँ, तो इंशाल्लाह वो मैं कल पढ़ाऊँगी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ही इतना बड़ा टॉपिक है हमारा कि हम इसको जो है लेकर अभी मज़ीद आगे, इसी को सिर्फ मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक मिनट। बोहर एटॉमिक मॉडल पे काम करने से पहले को पढ़ने से पहले हम जो है हमने पहले जो है लास्ट वीक हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने हमें क्या क्या चीज़ें बताई थी। जब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे तो उसमें उसने कुछ कमियां थी उसने कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करता रहता है। उसने ये बात तो ठीक कही थी, लेकिन कुछ बातें उसकी कुछ गलत भी थी। उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम होता है वो एटम का स्पेस खाली रह जाता है, और सारा का सारा जो एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा होता है। दूसरी बात उसने ये की थी कि डिफ्लेक्शन जो है, उसने जो उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जो है उसने ये बात कही थी कि हमारे पास होता क्या है कि जब गोल्ड फॉइल से जब अल्फा पार्टिकल्स आते हैं तो तीन तरह की डिफ्लेक्शन उसने बताई थी। कुछ डिफ्लेक्शन में यानी कुछ तो बगैर डिफ्लेक्ट किए गुजर जाते हैं सीधा सीधा आगे की तरफ, और कुछ जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट के होते हैं जो कि स्मॉल एंगल पे क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। और वेरी फ्यू कुछ स्मॉल एलिमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो डिफ्लेक्ट होके गुजर जाते हैं, उसमें से बहुत कम वेरी फ्यू की मिसाल मैं ऐसे कहूंगी कि एक या दो होते हैं जो कि बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होके गुजर जाते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास, अगर किसी को वीडियो याद भी हो मैं थोड़ी सी यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। समझ लीजिए ये गोल्ड फॉइल के एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। वो ठीक है, ये गोल्ड फॉइल के एटम्स रख रहे हैं और यहाँ से पॉजिटिव हीलियम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, आएंगे। कुछ तो बगैर डिफ्लेक्ट हुए गुजर गए हैं, कुछ जो डिफ्लेक्ट हुए गुजर गए बगैर डिफ्लेक्शन के, इससे टकराए बगैर गुजर जाते हैं डिफरेंट एंगल्स पे, छोटे छोटे डिफरेंट एंगल पर। यहाँ पर हमारे पास क्या रखी थी, स्क्रीन यानी टारगेट पार्टिकल रखा था, तो फिर ये टकरा इससे डिफ्लेक्ट हुए, बगैर डिफ्लेक्ट हुए इससे गुजर। और कुछ जो है डिफ्लेक्ट हुए तो वो बहुत ही लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, यानी 180 डिग्री का एंगल लेकर। और कुछ जो कि डिफ्लेक्ट हुए बगैर गुजरे, और कुछ जो थे वो टकरा कर वापस आए। ठीक है, तो इस तरह की डिफ्लेक्शन वहां पे हुई थी हमारे पास कि हमारे पास जो है कुछ तो बगैर, मैक्सिमम जो पार्ट था हमारे पास हीलियम यानी पॉजिटिव हीलियम का, वो जो है मैक्सिमम जो उसका पार्ट था वो बगैर डिफ्लेक्शन के गुजर जाता है। और स्मॉल अमाउंट यानी फॉर एग्जांपल 50% जो है मेरे पास बगैर डिफ्लेक्शन के जो है यहाँ से इस गोल्ड फॉइल से बगैर डिफ्लेक्ट होकर जो है, बगैर टकराए बगैर डिफ्लेक्ट हुए बगैर निकल गए। और बाकी बचे 30%, फॉर एग्जांपल 30% जो है स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। फिर 30% में से 20% हमारे पास बचा। अब 20 में से मैं कहूँ कि 15% जो है डिफ्लेक्ट हुए लार्ज एंगल पर, फॉर एग्जांपल 180 पे, 135 पे। और जो बाकी 5% बचा वो क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ गए। तो इस तरह की कुछ उसने ऑब्जर्वेशंस की थी। और फिर उसने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो है कंटिन्यूसली जो है एनर्जी रिलीज करता रहता है। उसकी जो है ये थिंकिंग गलत थी। और क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी से अपने जो है उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, वो बहुत तेजी से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, रिवॉल्व करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। एक पॉइंट, क्योंकि अब रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज भी कर रहा होता है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो जो है उसकी एनर्जी जब जाहिर है अब लॉस हो रहा है एनर्जी में, और तो उसकी स्पीड कम होने लगती है। ठीक है, और स्पीड कम होने लगती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देता है, और इस वजह से वहां पर एक और काम होता है कि आपके पास जो एटॉमिक रेडियस है वो भी श्रिंक होने लगता है। और उसके श्रिंक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे न्यूक्लियस के इतना करीब आ जाता है कि वो न्यूक्लियस में गिर जाता है, और जो एटम है वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन ये ऐसा कभी होता नहीं है, इट डज नॉट हैपन। तो ये कॉन्सेप्ट उसका गलत था। इस चीज को जो इनकम्प्लीटनेस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रह गई थी, बोहर ने उन चीजों को ओवरकम किया था। ठीक है, बोहर ने अपनी जो है पीएचडी डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और जे जे थॉमसन की जो आइडियाज थे उस पर काम किया और अपना बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया था। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है बहुत ही जो है क्लोज है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। ठीक है,
तो जहां हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर देता है, तो वो वहां पे ये कह रहा था कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात कर रहा था। लेकिन बोहर जो है इसकी बिल्कुल ऑपोजिट थोड़ी सी बात करता है। अब चलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करते हैं। बोहर ने ये बोहर मॉडल वाज प्रपोज बाय नील बोहर। बोहर मॉडल जो है बोहर ने पेश किया था 1915 में। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद मॉडिफिकेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसने जो है जब वो आया तो उसने जो काम किया, उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को क्या किया, मॉडिफाई किया। क्योंकि उसने जो बताया था, उसने न्यूक्लियर एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें उसने बताया था कि हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने तो एक आइडिया दे दिया था कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और उसके गिर्द जो है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व करता रहता है। बोहर ने इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने फिक्स ऑर्बिटल्स में, यानी फिक्स ऑर्बिटल्स जिसको मैं ऑर्बिट्स कहूँ, शेल्स कहूँ या एनर्जी लेवल्स कहूँ, वो वहां पर एक फिक्स एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करता रहता है। उसने ये बात कही। एंड नॉट एवरीवेयर इन बिटवीन, और जरूरी नहीं है कि नॉट एवरीवेयर, वो हर जगह नहीं रहता, बल्कि वो इन बिटवीन हो सकता है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दैट ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। और उसने ये भी बात कही थी कि मैंने आपसे क्या बात कही कि बोहर ने एटॉमिक रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, और उसने ये बात एक्सप्लेन की, इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिटल्स में मौजूद होते हैं, उसमें मूव करते रहते हैं, हर जगह नहीं होते, और ना इन बिटवीन होते हैं। और अगर वो एक खास ऑर्बिट में है तो उन खास ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। रदरफोर्ड basically explain the nucleus of an atom, and Bohr modifies the model into electrons. उसने जो है एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताया था, और क्या बताया था, और जबकि बोहर ने उसको मॉडिफाई करके बताया कि उसकी उसमें क्योंकि उसने नहीं उसने क्या चीज नहीं बताई थी, उसने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होता है और फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन वो ये बात बताना भूल गया था। उसने ये बात नहीं बताई थी कि अगर अगर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो आया वो कौन से ऑर्बिट में है, यानी उसने उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं की थी कि वो कहाँ मौजूद है, किस ऑर्बिट में मौजूद है, और उस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस चीज को मॉडिफाई कितने किया था, बोहर ने किया था। बोहर ने उस एनर्जी लेवल का भी बताया, यानी उन शेल्स का भी बताया जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं हर ऑर्बिट में, वो भी उसके बारे में। बोहर मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज सराउंडेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। यानी बात वही है कि बोहर का मॉडल क्या है, उसने एक स्मॉल न्यूक्लियस की बात की जो कि क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ये सारी चीजें हम जान चुके थे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में मौजूद हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस जो होता है, हमारे पास न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं है, तो पूरा का पूरा चार्ज किसका, पूरा का पूरा न्यूक्लियस क्या हो गया फिर, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि उसमें प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसके ऑर्बिट्स में जो डिफरेंट ऑर्बिट्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो उनको उससे टाइटली बाउंड करके रखता है, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पर कही है, हैज मोर एनर्जी। आपके पास के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस, अपने ऑर्बिट के न्यूक्लियस के गिर्द वो मूव करता रहता है अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज मोर एनर्जी। वही बात है कि आपके पास देखो, जब न्यूक्लियस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, और एक ही ऑर्बिट, मेरे ऑर्बिट्स अच्छे नहीं बन रहे, सॉरी। ये तो खत्म हो गया, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही खत्म हो गया। और मैंने बना दिया एक ये ऑर्बिट, और एक मैंने बना दिया ये ऑर्बिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ऑर्बिट है, ये और वाला ऑर्बिट न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा करीब है, तो ये कहलाती है आपके पास ग्राउंड स्टेट, यानी इस ऑर्बिट का नंबर होता है 1। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा करीब है, ये ऑर्बिट इससे ज्यादा करीब है, तो इस ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी ना, क्या होगी, आपके पास लेस होगी। लेकिन यानी यहाँ पर एनर्जी जो है, सॉरी, क्लोज टू द न्यूक्लियस हैव लेस एनर्जी, यानी जो
आपके पास जो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है जितना करीब होगा न्यूक्लियस के, वो उतना ही न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होगा। लेकिन जो अब यहाँ अगर मैं चली जाऊं इस 1 2 3, ये थर्ड ऑर्बिट है। ये थर्ड ऑर्बिट हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। ग्राउंड स्टेट के बाद जो भी ऑर्बिट्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट कहलाते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट 2 है, ये एक्साइटेड स्टेट 3 है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद है, तो अब क्या गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला काफी ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस जो थर्ड ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और लेकिन एनर्जी तो ज्यादा है, लेकिन इस ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन यानी इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स होगी वो वीक होगी बनिस्बत उस इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है। तो हमने वही बात की थी ना, जो मैंने आप लोगों को समझाई थी, कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता है, हमें उससे उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, उसको निकालना मुश्किल होता है, या मैं कहूँ नामुमकिन होता है। और इस ये जो है ये चीज हमें क्या बता रही होती है, असल में हमें बता रही होती है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। और जो बोहर होता है, उसने रदरफोर्ड के इसी ही जो ड्रॉबैक को ओवरकम किया था, और उसने ये जो एटम के स्ट्रक्चर में जो एटम की स्टेबिलिटी होती है उसके बारे में बताया था। तो यहाँ तो ये चीज हो गई। अब एज्यूमशन है इसके, इसने क्या क्या एज्यूम किया था, ये डायग्राम है, मैंने आपको दिखाई भी है कि आपके पास ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स हैं, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसमें आपके पास जो प्रोटॉन होते हैं उसका पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है। चार्जेस हमारे पास चाहे इलेक्ट्रॉन्स के हों या प्रोटॉन्स के हों, सेम होते हैं। ठीक है, द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू बी ओनली इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ऑफ डिस्क्रिएट रेडियाई। अच्छा, हर ऑर्बिट्स, अगर हर ऑर्बिट हर खास ऑर्बिट है, तो उसकी जो उसका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, या मैं कहूँ डिस्क्रिएट होगा, मतलब अलग अलग होगा, खास खास होगा। तो अब एक ये ऑर्बिट इन्होंने दिखाया हुआ है डॉट डैश लाइन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला इसका क्या है, आर है। आप इसको किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर लें, इसका हर जगह से रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ना सिर्फ रेडियस सेम होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। हमारे पास यहाँ पर जो है ना दो तरह की जो है वेलोसिटी और हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो हमारे पास दोनों तरह के मोशंस आ जाते हैं सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर मोशन में हमारे पास दोनों तरह के जो है मोशन आ जाते हैं। यहाँ पर हम लीनियर मोशन को भी देख रहे होते हैं और सर्कुलर मोशन को देख रहे होते हैं। खैर, इन चीज़ों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो हमारे पास इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका चार्ज क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, अब इस चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर बाद। हम चलते हैं पहले अजम्पशन की तरफ, कि उसने अपने इस तमाम जो बोहर ने अपने जो चीजें पॉस्टुलेट बताए थे, बोहर ने क्या क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में, उसको मैंने शॉर्टली यहाँ बता दिया। पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी जो है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में उसने ये बताई है, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द प्रोटॉन under the influence of electric force of attraction as shown in figure। ये जो हमारे पास ये जो डायरेक्शन शो हो रही है ना, ये असल में हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स को। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपके पास पहले पॉइंट में जो उसका फिजिकल कंपोनेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो जो पहली बता रहा है, वो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के गिर्द। ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन की उस प्रोटॉन से कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो कैसा है, ऑपोजिट नेचर है, यानी वो अनलाइक चार्जेस हैं। तो इसलिए उनके दरमियान जो फोर्स डेवलप होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे चार्जेस हों जो कि सेम नेचर के हों, सेम टाइप के हों, यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो रिपल्सिव फोर्स होती है। ठीक है, अब है आपके पास बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जिसमें मैंने ना इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2B A B C में। ठीक है,
तो वैसे अगर मैंने नेट पे और जगह भी देखा था तो टोटल 4 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिखाए हुए थे वो, लेकिन शॉर्ट में थे। यहाँ पर अगर डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा, अब पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन की ना ऑर्बिट्स में स्टेबिलिटी के बारे में बताएं। ओनली सर्टेन एटम्स सर्टेन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स आर स्टेबल। कुछ खास इलेक्ट्रॉन्स कुछ खास ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लेकिन वो ये क्यों कह रहा है, वेन इन वन ऑफ दीज स्टेशनरी स्टेट, अगर वो स्टेशनरी स्टेट्स की बात करता है, यानी वो स्टेशनरी स्टेट की बात करता है, यानी वो स्टेट जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है क्या है, रेस्ट की हालत में। एज बोहर कॉल्ड देम, उसने उसको क्या कहा, बोहर ने उन स्टेट्स को क्या कहा है कि जब ऐसे स्टेट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल हालत में मौजूद हो, लेकिन हर ऑर्बिट में ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल हालत में होगा, ठीक है। और वो स्टेबिलिटी जो जहां पर वो स्टेबल होंगे उस स्टेट्स को उसने क्या नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स से मुराद ये है कि वो ऐसी स्टेट होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी हालत में होंगे, यानी रेस्ट की हालत में होंगे। तो बोहर ने उनको स्टेशनरी स्टेट का, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट एनर्जी, और वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी इमिट आउट नहीं कर रहे होंगे इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इवन थ्रू इट इज एक्सेलरेटिंग, लेकिन वो मूव जरूर कर रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे खास ऑर्बिट में पाए जाएंगे जिसको हम स्टेशनरी स्टेट कह रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एनर्जी यानी एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहे होंगे, इमिशन नहीं हो रहा होगा रेडिएशंस का, लेकिन वो मूव जरूर कर रहे होंगे। मूवमेंट से बात है कि वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। Hence the total energy of the atom, इसका मतलब है ये जो टोटल एनर्जी है हमारे पास एटम की वो कांस्टेंट रहेगी। और ये बात क्लासिकल मैकेनिक्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन मोशन। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चल रही होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स में। मैं आजकल जो है सैयद यूनिवर्सिटी को जो मैं कोर्स पढ़ा रही हूँ उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि हमारे पास जो है अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट की हालत में है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। रेस्ट की हालत में मतलब है उसकी स्पीड 0 होती है। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट में, मतलब मिसाल के तौर पर कि अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी जैसे आप ये ले लें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा हो, मूवमेंट तो हो रही है ना उसकी, लेकिन अपने एक खास ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा हो, तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस्ड होती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो अब उसकी यहाँ पर मूव तो कर रहा है, लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, टोटल एनर्जी वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। और ये बात हमें बताता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब चले जाते हैं तो हम फोटॉन्स की और क्वांटम मैकेनिक्स में और बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक्सप्लेन हो चुकी हैं हमारे पास थ्रू क्लासिकल मैकेनिक्स। बोहर एटॉमिक मॉडल्स ने क्लेम किया नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डज नॉट कंटिन्यूअसली इमिट रेडिएशन। जब आपके पास सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता, बल्कि एक और एक्सेलरेशन होता है और वो कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सेंट्रीपिटली एक्सेलरेशन हमने यहाँ कह दिया है क्योंकि वहां पर उसने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने असल में रदरफोर्ड के जो एक पॉइंट को था उसको गलत साबित कर दिया था कि उसने ये कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है इमिट आउट नहीं करता, यानी रेडिएशंस को इमिट आउट नहीं करता, losing energy and eventually spiraling into the nucleus as predicted by classical physics in the form of Rutherford planetary model। यानी ये सारी चीजें ना किसने कही थी, ये सारी चीजें असल में रदरफोर्ड ने कही थी। रदरफोर्ड की जो थ्योरी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो कर रही होती है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है और वो असल में डिस्क्राइब कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन के मोशंस को। फिर उसने क्लेम किया बोहर ने, नहीं ऐसा नहीं होता कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर असल में बात हो रही होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद होता है तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट आउट नहीं करता, ना वो एनर्जी इमिट आउट कंटिन्यूअसली करता है, ना एनर्जी में लॉस होता है, ना जो है हमारे पास ऐसा होता है कि फिर एनर्जी खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में गिर जाए और वो खत्म हो जाए। ये सारे पॉइंट्स किसके थे, ये रदरफोर्ड के पास थे जो उसने क्लासिकल मैकेनिक्स को उसने क्लासिकल फिजिक्स की को लेकर प्रिडिक्शन थी ये सारी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। द एटम emits radiation when the electrons makes a transition from more energetic initial state to a lower energy
स्टेशनरी स्टेट। वो कह रहा है कि एटम जो है रेडिएशन इमिट आउट करता है जब वो एक ट्रांजिशन, एक ऐसी ट्रांजिशन फ्रॉम अ मोर एनर्जेटिक इनिशियल स्टेशनरी स्टेट टू अ लोअर स्टेशनरी स्टेट। यानी कहने का मतलब है कि वो कब जो है हमारे पास रेडिएशन इमिट आउट करता है, एक ऐसी स्टेट में चला जाए जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, और वो वापस आ रहा हो एक ऐसी स्टेट में जिसकी एनर्जी कम हो। लेकिन वो दोनों स्टेट क्या है, स्टेशनरी स्टेट है। यानी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये हायर एनर्जी स्टेट है, इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ मौजूद है, ठीक है, ये ऐसी इनिशियल स्टेशनरी स्टेट है इस वक्त जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आना चाह रहा है इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, तो क्या करेगा, जब वो यहाँ आएगा तब वो रेडिएशन इमिट आउट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो हर वक्त जो है रेडिएशन को इमिट आउट नहीं करता, ना वो हर वक्त जो है हायर एनर्जी स्टेट में रहता है। अच्छा, जब वो यहाँ आएगा रेडिएशन इमिट आउट होंगे, तो इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो हमें मिल रहे होंगे वो हमारे पास लाइट भी हो सकती है, वो फोटॉन्स भी हो सकते हैं जो कि पार्टिकल्स भेज रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उन फोटॉन्स की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। emitted in the transition is related to the change in atoms energy। अच्छा, जब वो वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं तो एनर्जी में भी चेंज आएगा उस एटम के, और क्योंकि क्या कर रहा है कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज आउट कर रहा है, और वो रिलीज होंगे, कोई भी पार्टिकल्स होता है, अगर वो फोटॉन से तो कुछ ना कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, और इज नॉट इक्वल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स मोशन। और उनकी वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जिस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उसकी वो एनर्जी है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो वो जो है एनर्जी को रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब वो रेडिएशन फोटॉन्स भी हो सकते हैं, और उस फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास एग्जैक्टली वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जो उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है। यानी उसमें चेंज होगा, जाहिर है इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी क्या किया है, लॉस किया है। अब हम क्या निकालने हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालने हैं उस इमिटेड रेडिएशंस की, किस तरह निकालेंगे, हमारे पास इनिशियल ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट। इनिशियल ऑर्बिट कौन सा है, इनिशियल ऑर्बिट वो है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है, ये हायर एनर्जी लेवल वाला है, जब एनर्जी आपके पास ज्यादा हो, ये वाला इसकी एनर्जी है, क्योंकि इसकी ज्यादा होगी ना, और इसकी EF, क्योंकि फाइनल ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन जो है हायर से लोअर में वापस आ रहा है, ठीक है। तो इनके दरमियान का डिफरेंस, जाहिर है वो इसको यहाँ आना है, तो यहाँ आने के लिए उसको इतनी एनर्जी निकालनी होगी जितनी इसकी एनर्जी है, ठीक है। जब वो यहाँ आएगा तो जो एनर्जी उसने निकाली असल में वो दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा, और वो कहलाएगा HF, ठीक है। अच्छा, ये टाइम अभी यहाँ खत्म हो रहा है, अभी 10 मिनट हैं। मैं जो है फिर जब 3 से 2 या 3 मिनट बचेंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूंगी, अभी मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अच्छा, EI मैंने आपसे क्या कहा कि वो इनिशियल एनर्जी स्टेट है जहां पर हमारे पास जो है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, यानी हायर एनर्जी लेवल वाली स्टेट है, और EF वो वाली स्टेट है जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास वापस आएगा। और रेडिएशन EI में से EF माइनस कर दूं तो मेरे पास फोटॉन की एनर्जी मुझे मिल जाएगी, यानी ये बराबर होगी असल में फोटॉन की एनर्जी, और फोटॉन की एनर्जी बराबर होती है हमारे पास HF के। ये किसके बराबर होती है, HF के। एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन कैन बी ऑब्जर्व बाय द एटम बट ओनली इफ द एटम हैज एन एनर्जी एंड एक्सी मैचेस द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन अलाउड स्टेट एंड हायर एनर्जी स्टेट। यानी वहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास जो इंसिडेंट फोटोन जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी एग्जैक्टली मैच करी होगी उस एनर्जी से जब हमारे पास एक एटम हायर एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो एक फोटॉन जितनी उसको अपनी एनर्जी देता है, वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की है उतनी एनर्जी वो उस वक्त निकालेगा भी जब वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। अपॉन एब्जॉर्प्शन द फोटोन डिसअपियर्स एंड मेक अ ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी स्टेट। अब तो जब एब्जॉर्प्शन होती है तो हमारे पास होता क्या है कि फोटोन डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको देता है, उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है जो कि हाई एनर्जी स्टेट में जाने वाला होता है। अब पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, द साइज ऑफ द अलाउड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय द कंडीशन imposed of the electron angular momentum। अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात आ जाती है, यहाँ पर मैंने सिंबल नहीं लिखा,
जो कि बराबर होता है एल। एल आपको शो करता है हमारे पास जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो हमारे पास जो है मोमेंटम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एल से शो रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास ये जो बराबर होता है ये पी आर के बराबर होता है, यानी हमारे पास ये असल में बराबर होता है एम वी आर के। और असल में हमारे पास ये चीज क्या है, ये चीज हमारे पास पी है, ठीक है। यानी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और जो आपके पास फासला है यानी मोमेंटम का, इन दोनों के दरमियान का प्रोडक्ट आपके पास एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की, तो ये वाला जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसको इसने नाम दे दिया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो उसने ये बात की कि जो अलाउड ऑर्बिट्स हैं, यानी वो ऑर्बिट्स जहां पर हमारे पास ट्रांजिशन हुई है, ठीक है, फॉर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस। उसने ये बात कही कि हमारे पास जहां पर ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स जहां मौजूद हैं जिस ऑर्बिट्स में, और वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, तो वहां पर हम उस ऑर्बिट्स के जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो भी क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है, वो भी क्वांटाइज होते हैं। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास जो है और एंगुलर मोमेंटम हर ऑर्बिट का सेम नहीं होगा बल्कि अलग होगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर आपके पास जो है, उसने ये बात की है, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, स्पीड पे डिपेंड कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन की, और उसके आर यानी रेडियस पे डिपेंड कर रहा होगा कि कहाँ पर कितना फासला है, किस ऑर्बिट का न्यूक्लियस से कितना फासला है। ये एम ई शो कर रहा है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी ये तो आपके पास फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का फॉर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, एम ई वी आर। एम ई आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास है, वी वेलोसिटी है, और आर आपके पास क्या है, आर आपके पास वो रेडियस है, बराबर है एन एच कट के, ठीक है। और एच कट आपके पास बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई के, ठीक है। एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब हम बात कर रहे होते हैं पूरे सर्कुलर पाथ की, तो हम इसको 2 पाई से डिवाइड कर दे रहे हैं, और ये हमारे पास एच कट आ रहा है, तो ये आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, एल जो है इंटीग्रल मल्टीपल है एन एच कट का। इसको मैंने ई बी का नाम दे दिया है। एन मेरे पास क्या है, असल में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं 1 2 3। एम ई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स का मास है, और वी मेरे पास इलेक्ट्रॉन स्पीड है उस ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और आर जो है मेरे पास ऑर्बिटल रेडियस है। अब मैं इंपॉर्टेंस बताने जा रही हूँ। These postulates are a mixture of established principle of completely new and untested ideas at the time। यानी जब ये हमारे पास ये सारी चीजें शुरू होती हैं तो हमें इम्पोर्टेंस में क्या बता रहे हैं, हम वो चीजें बता रहे हैं जो पहले कुछ चीजें इसमें हमें न्यू आइडियाज दे रही थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि अनटेस्टेड थी और उनसे हमें कुछ न्यू आइडियाज मिले। प्रॉपर्टी 1 हमें क्या बता रही होती है, प्रॉपर्टी 1 फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स से अगर हम देखें तो उसने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सेम वे दैट वी ट्रीट अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। यानी उसने ऐसे बात की कि इलेक्ट्रॉन जो कि अपने न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि बीच में आपके पास सन है और यहाँ पर जो है अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में दूसरे प्लैनेट्स उस सन के गिर्द मूव कर रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सन क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है और बाकी तमाम प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द मूव करने वाले, रिवॉल्व करने वाले क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स है। अराउंड अ स्टार, जैसे कि बात की कि वी ट्रीट प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ स्टार, और हमारे पास सन भी क्या है, एक स्टार है। फिर उसने बात की कि आपके पास जो पार्टिकल्स का जो मोशन है ना, वो आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि हमारे पास जो सर्कुलर मोशन होगा ना, उसमें हमारे पास स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उसमें कुछ ना चीजें हमारे पास कांस्टेंट होने शुरू होगी। प्रॉपर्टी 2a कहती है कि वाज अ रेडिकल न्यू आइडिया। उसने एक न्यू आइडिया दिया था बोहर एटॉमिक मॉडल में। उसने ये कहा, क्या कही थी ये बात, कंप्लीटली एट ऑड्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एट द टाइम। यानी यहाँ पर बनाने का क्या मकसद है, यहाँ पर बताने का ये मकसद है कि हमारे पास न्यू आइडिया किस चीज का मिला था, हमारे पास ये आइडिया मिला था कि उसने जो है, रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली जो है रेडिएशंस जो है एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस इमिट आउट करता रहता है, और वहां पर हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। जबकि उसकी जो थ्योरी थी
उसकी थ्योरी को उसने थोड़ा सा जो है उसको क्लेम किया था बोहर एटॉमिक मॉडल ने, और बोहर एटॉमिक मॉडल ने उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, क्लासिकल फिजिक्स की प्रेडिक्शंस को उसने गलत साबित कर दिया था, और यहाँ से उसने एक नई चीज निकाली थी। अच्छा, प्रॉपर्टी 2b हमें क्या बता रही होती है, यानी पॉइंट 2b जिसमें हम एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज डिस्क्राइब बाय द नॉन आइसोलेटेड मॉडल फॉर एनर्जी। यानी नॉन आइसोलेटेड सिस्टम से मुराद है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास कोई भी चीज जो है ना आपस में, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम तो ऐसे एक ऐसा सिस्टम होता है, इसकी मिसाल बड़े मजे की है कि जैसे आप आपको कोरोना हो जाए और आप आइसोलेट हो जाएं, और बाहर वाले का आपसे कोई कांटेक्ट ना हो, और हाँ जो है बाहर वाले का आपसे कोई कांटेक्ट ना हो और आपका भी उससे कोई कांटेक्ट ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, आइसोलेशन में तो हम जाते ही नहीं है, मिल भी रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है उसने एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की बात की। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम तो ऐसा होगा ना कि अंदर वाले का और बाहर वाले का ताल्लुक आपस में हो। तो वहां पर उसने एनर्जी की जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं, वो वहां पर कहीं ना कहीं मौजूद होती है, ठीक है, और वो एट द टाइम वो चेंज नहीं होती, वो कंजर्व रहती है। फिर उसने एक और प्रॉपर्टी बात की थी, इज एन अनदर आइडिया दैट हैड नो बेसिस इन क्लासिकल मैकेनिक्स। उसने एक न्यू आइडिया दिया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो कि जिसके बारे में जो है क्लासिकल फिजिक्स यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। इससे पहले जो है एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये आइडिया किसी ने भी नहीं दिया था, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मैं जो है ना क्लास दोबारा स्टार्ट करूंगी। प्रॉपर्टी 2b बताती है द एग्जिस्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिएट इमिशन। देखो बात हमने वही की कि हमारे पास जो पॉइंट 2 है ना, प्रॉपर्टी 2b किस बात को एम्फेसाइज कर रही होती है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो है कंटिन्यूसली रेडिएशन को इमिट आउट नहीं करते, क्योंकि अगर वो हायर एनर्जी लेवल में गए तो वापस वो लोअर में आएंगे, मुस्तकिल हायर एनर्जी लेवल में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि हर चीज अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आना चाहती है। तो यहाँ पर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा अपने दूसरे ऑर्बिट्स में, रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में, तो हर ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है अलग होगी, हर ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल डिफरेंट होगी। तो जब वो अपनी रिस्पेक्टिव जो है ओरिजिनल स्टेट में वापस आएंगे जहां उनको आना है, तो हर जब स्पेक्ट्रम हमारे पास प्रोड्यूस होगा तो हर ऑर्बिट का जो है इलेक्ट्रॉन जब वापस आ रहा होगा तो वहां पर हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, इनिशियल लाइन स्पेक्ट्रम, वो डिस्क्रिएट होगा, क्योंकि हर ऑर्बिट सेम नहीं है, उसकी एनर्जी सेम नहीं है, डिफरेंट है। और वहां पर जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट पे जा रहा होगा तो वहां पर आपके पास जो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम होगा वो भी डिस्क्रिएट होगा। डिपेंड करता है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मौजूद है और किस ऑर्बिट से वापस आ रहा है, ठीक है। ये चीज मैं यही खत्म करती हूँ, फिर हमारे पास सिर्फ लिमिटेशंस रह गई हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आप लोगों को मैं न्यू वो शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे उसमें लिंक में आप लोग मुझे उसमें अच्छा, हम जो है लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि अब छोटी सी है लिमिटेशंस का मेरा पार्ट। लिमिटेशंस क्या रह गई थी, लिमिटेशंस क्या थी बोहर एटॉमिक मॉडल की। अच्छा, ये जो है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का जो हमने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक डायग्राम शेयर की थी, ये हमारे पास किस इमिशन को शो कर रहा होता है, कोई मुझे बताएगा। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम, और ये वाली जो डायग्राम है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम की है। क्योंकि हमारे पास जो होता है ये हाइड्रोजन एटम की मैंने ली हुई है, और बोहर ने जो है हाइड्रोजन के एटम को ही लेकर जो है उसने डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी और फिर उस रेडियस और सम का फॉर्मूला उसने निकाला था, ठीक है। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द ज़ीमान इफेक्ट। बोहर का जो मॉडल था वो ज़ीमान के इफेक्ट को जो है एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया था। ज़ीमान इफेक्ट असल में एक ऐसा इफेक्ट होता है कि हमारे पास होता क्या है कि आपके पास ज़मान इफेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जैसे ये एक लाइन आ रही है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है कि ये जो मेरे पास ये जो बैंड आ रहा है ना, ये जो एक लाइन आ रही है, ये स्प्लिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखें आप, ये स्प्लिट हो गई 2 कलर्स में। ये वाला जो रेड कलर था, फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपके पास यहाँ ऊपर एक येलो कलर है, वो स्प्लिट हो जाएगा
2 या 2 से ज़्यादा स्प्लिटिंग में, तो ये आपके पास कहलाता है ज़ीमान इफ़ेक्ट कि आपके पास जो एक ऐसा लाइन है स्पेक्ट्रम जो कि जिसमें आपके पास एक लाइन आ रही हो 1 या 2 लाइन जितनी भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ़ एक लाइन की बात करें, तो बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड तो उससे क्या होगा कि आपके पास वो स्प्लिटिंग जो एक लाइन है वो 2 या 1 या 2 से ज़्यादा उसमें जो है लाइन में स्प्लिट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड में हम असल में ख़्याल रखते हैं करंट का, क्योंकि करंट हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से करंट अप्लाई करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज़ है जो हमारे पास जो लाइन आ रही होगी, उसकी स्प्लिटिंग जो है ना बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया था बोहर मॉडल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इफ़ेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। मैंने भी आपसे यही बात की कि जो है ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या होता है? ज़ीमान इफ़ेक्ट में अगर मेरे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, अगर मेरे पास एक लाइन आ रही है, तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, ये एक लाइन जो है ना, यानी जो स्पेक्ट्रम मेरे पास एक लाइन में आ रहा है, मेरे पास डिफरेंट लाइन्स में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ थी जो कि ज़ीमान इफ़ेक्ट को बोहर मॉडल जो है एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा था कि ऐसा भी होता है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। इट इज़ आल्सो फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टार्क इफ़ेक्ट। स्टार इफेक्ट में हमें क्या पता चलता है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। यानी यहाँ पर ऊपर ज़ीमान इफेक्ट को बताने में नाकाम हुआ था, जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का स्पेक्ट दिखा रहे होते हैं आप किस पर? हाइड्रोजन के एटम्स के स्पेक्ट्रम पे। और स्टार्क इफेक्ट को भी बताने में नाकाम हुआ था। क्या था वो? कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट एटम्स ऑफ स्पेक्ट्रा पे, और इट वायोलेट्स द हेजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसका जो मॉडल था वो वायोलेट करता था हेज़न अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। और उसने क्या बताया कि जो लार्ज एटम्स थे, जो बड़े एटम्स थे, उनका स्पेक्ट्रा जो है उसके यानी उन एटम्स के, वो एटम्स जो कि लार्ज एटम्स होते थे साइज़ में, उनके स्पेक्ट्रम को जो है बोहर एटॉमिक मॉडल जो है बताने में नाकामयाब रहा था। अभी किसने अटेंडेंस लगाई है? अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी। अच्छा, यहाँ पर देखो डायग्राम है, ये ऑर्बिट सबसे ज़्यादा करीब है तो इसकी एनर्जी लेस होगी, और ये थर्ड ऑर्बिट जो कि सबसे ज़्यादा दूर है, इसकी एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल में अगर फर्ज़ करो इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो इस ऑर्बिट में जा रहा है जिसकी एनर्जी कम है, तो वो क्या करेगा? इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, यानी वो रेडिएशंस किस फॉर्म में हो सकते हैं? फोटॉन्स भी हो सकते हैं। वो इमिट आउट करेगा और उन फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी? ये होगी। और ये एनर्जी असल में क्या होगी? आपके पास ये EI है, ये जो ऑर्बिट है, ये EI है, ये नीचर ऑर्बिट कहलाएगा, और वो ऑर्बिट जिसमें वो वापस जा रहा होगा, हाँ, लोअर एनर्जी स्टेट वाला ऑर्बिट, ये EF कहलाएगा। इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस मेरे पास फोटॉन्स की एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है? सो ये इसकी लिमिटेशंस थी जो कि ये बताने में नाकामयाब रहा था। अब हम चलते हैं, ये एक वीडियो है हमारे पास उसकी, बोहर एटॉमिक मॉडल की, आप लोग देख लीजिए ज़रा पहले। मैं ये प्ले करती हूँ। Bohr's model of an atom. In this module, you will learn about the Bohr's model of an atom. Prior to Bohr, there were a number of scientists who were working on the structure of atom. Rutherford was one of them, and his model was the closest model to the Bohr model of atom. In fact, Niels Bohr had helped to overcome the problem in the Rutherford's model of an atom. The Rutherford's model of an atom had a major drawback, that it could not explain the stability. It showed that electrons in an atom revolve around a positively charged center called nucleus. However, later on, it was found that any particle in a circular motion would undergo acceleration and thus would lose energy.
So, the electron would take a spiral path and would finally ये fall into the respective orbits में nucleus move कर रहा and है। the atom would collapse. But this does not take place in reality. Bohr said that electrons do revolve around the nucleus, but their energy remains fixed. He explained that the energy of electrons यानी वो remains एनर्जी रिमेन्स fixed फिक्स की because बात they are क्यों कर रहा है? restricted to some क्योंकि fixed orbits. अगर Each वो of एक these खास orbits ऑर्बिट is में at a fixed मौजूद है और वो distance from वहीं the पे मौजूद है nucleus तो इसकी and is एनर्जी फिक्स रहेगी associated और with a तब fixed तक फिक्स amount of रहेगी energy. जब तक वो किसी These हायर एनर्जी orbits स्टेट with में नहीं fixed चला energy जाता, are किसी known as दूसरे ऑर्बिट में discrete नहीं चला orbits जाता। or तो energy जिस levels. ऑर्बिट में वो मौजूद है उसकी एनर्जी These वही energy रहेगी, levels are चेंज नहीं represented होगी, by the फिक्स letters रहेगी। K, L, M, N or the numbers 1, 2, देखो 3, अब यहाँ 4 पर उसने starting ऑर्बिट्स का from भी the बताया center. हर जो है So, the final model of ऑर्बिट्स का Niels नाम भी Bohr दिया was है, उस similar to the ऑर्बिट्स की Rutherford's लिमिटेशन भी model of an बताई है atom, which states और ये भी that an बताया कि atom हर ऑर्बिट consists में of a कितने positively इलेक्ट्रॉन्स मौजूद charged होंगे। center around which the electrons revolve. The only difference was that in the Bohr model, electrons revolve around a nucleus in fixed orbits with fixed energy. For his डिफरेंस work on बता रहे हैं। structure of atom, he got a Nobel Prize in 1922. Let's recap. Bohr model of atom suggested that an atom consists of a positively charged nucleus and electrons revolve around it in special orbits called discrete orbits or energy levels. बस थोड़ा सा The रह गया। energy of these discrete orbits remains fixed. बिल्कुल। These energy levels are represented by 1, 2, 3, 4 or KLMN starting from the center. Bohr got the Nobel Prize for his work in 1922. वीडियो यहाँ खत्म होती है। वही जो सारी चीजें हमने बात की हैं वो उसी की बात कर रहा है। अच्छा ओके, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आती हूँ। जो मेरे पास जितना भी टाइम बचा है 12:30 तक का, ये मैं ख़त्म करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है रेडियस भी निकालेंगे। हमने इसमें हाइड्रोजन का एटम लिया है, ठीक है। यही वो प्रीवियस डायग्राम मैंने उठाई है आपके पास। अब कोई चैट में कोई मैसेज नहीं करेगा, 10 मिनट है, हम जितना इसमें पढ़ सकते हैं हम पढ़ेंगे और फिर बाकी मैं कल कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, डेरिवेशन जो मैंने स्टार्ट की है कि मैंने बात की है कि आपके पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है आपके पास के Q1 Q2 अपॉन आर के। यानी दो चार्जेस अगर मौजूद है उनके दरमियान कुछ ना कुछ जो है आपके पास पोटेंशियल मौजूद होगा, उन पोटेंशियल की वजह से वहां पर एनर्जी भी क्रिएट होगी, ठीक है। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ रही है, U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रीवियस का अगर थोड़ा सा याद हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मिस मलाइका ने पढ़ाया हो, तो अब मुझे ये पता नहीं है कि आपको मिस मलाइका ने पढ़ाया था या नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो वहां से हमारे पास असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो फॉर्मूला ये निकल कर आता है, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो मैं कल इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो दो चार्जेस हैं वो कौन कौन से हैं। एक चार्ज मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, लेकिन दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। तो मैं दोनों को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब अभी क्वेश्चन में, अच्छा मेरे पास एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव है। तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन किसकी वजह से आ रहा है, अच्छा Q1 Q2 किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया। क्योंकि जो ये जो है प्रोटॉन है ये आपके पास फर्ज कर लीजिए Q1 है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये Q2 है, ठीक है। दोनों का चार्ज सेम है ई, लेकिन दोनों ऑपोजिट साइंस के हैं। तो जब स्क्वायर होगा तो ई जो है आपके पास जाहिर है ये तो दो इन दोनों का जो है सेम वैल्यू है तो ई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव साइन किसकी वजह से आ रही है, असल में वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से आ रही है जो कि खुद नेगेटिवली चार्ज होता है। के आपके पास किसको शो कर रहा होता है, कूलम कांस्टेंट को। यानी असल में ये जो इक्वेशन निकल कर आती है ना, ये इक्वेशन ड्राइव होकर आती है थ्रू आपके पास मैं बात करूं ये कूलम्स लॉ होता है। कूलम्स लॉ में कहता है कि फोर्स बराबर है, फोर्स आपके पास बराबर है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं दो चार्जेस का स्क्वायर, यानी वही मैंने इसको इक्वल किया हुआ है डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास जो है कूलम्स लॉ होता है। अब वहीं से ड्राइव होकर आपके पास ये जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। ये जो लेट लेट आएंगे ना, मैं इनकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। आप लोग क्यों लेट आए, ठीक है।
एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगी? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन इस वक्त हमारे पास हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास क्योंकि रिवॉल्व कौन कर रहा है ऑर्बिट में? इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है, प्रोटॉन तो मूव नहीं कर रहा। तो जो कुछ चीजें हम ड्राइव करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू ड्राइव करेंगे या रेडियस की बात करेंगे ऑर्बिट के, तो वो सब चीजें हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन को रखेंगे उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हमने यहाँ मास रखा है और वेलोसिटी यानी उस इलेक्ट्रॉन की होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास बराबर हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? असल में सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर प्लस था, लेकिन जो कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, जिस मैंने इसको जो है ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। The electron is modeled on a particle as a particle of uniform circular motion। यानी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो कि जिस मॉडल is modeled as a particle, यानी हम इसको एज अ पार्टिकल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस मॉडल के लिए, वहां पर हमारे पास जो उसका सर्कुलर पाथ है उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स उसकी क्या हो जाएगी? के ई ई आर स्क्वायर। ये जो है आपके पास यही फोर्स है जो कि मैंने आपसे बात की थी, ये वाली कूलम फोर्स, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस होंगी। एक फोर्स होगी कूलम फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अपने ऊपर की पास खींच रही होंगी, यानी अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरी फोर्स होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि अब मैं उसकी बात करूंगी, जो कि हमारे पास आती है एम वी स्क्वायर के बराबर, यानी ये आ जाती है एम वी स्क्वायर अपॉन सॉरी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। और ये कहाँ से ड्राइव होती है? हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ से ड्राइव होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर के। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पर दो किस्म की फोर्सेज है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान की अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और एक फोर्स होगी जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी अपनी फोर्स, ठीक है। और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होंगी? इक्वल होंगी, तभी इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा? स्टेशनरी स्टेट में होगा, यानी रेस्ट की हालत में होगा। सो अकॉर्डिंग टू द, अब यहाँ पर मैंने वही चीज लिखी है कि ये फोर्स जो है exerted on the electron must equal to the product of its mass and centripetal acceleration। ये तो आपके पास कहाँ से आ गई? ये तो आपके पास ये वो फोर्स आ गई जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान है, और एक फोर्स वो होगी जो कि exerted on the electron must be equal to the product of its mass यानी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, यानी इसी इक्वेशन को बताया, ये जो मैंने यहाँ ड्राइव की हुई है ना, एम ई वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये आपके पास, मैं इसको नाम दे देती हूँ कि ये मेरे पास जो है एफ ई है, कूलम फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दे दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये मेरे पास असल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल किसके होगा आपके पास? सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, और उसकी वजह से जो फोर्स मिलेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इसी फॉर्मूले में ये चीजें हमने पुट की हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जैसे मैंने आपसे बात की कि कूलम फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में इक्वल हो जाएगी, तो ये आपके पास जो है असल में कूलम फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो है क्या होगा? हमारे पास ये सॉल्व होकर आएगा। मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया नहीं है, मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से मेरे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड के क्या निकल कर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं पीछे जाऊं तो मेरे पास ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास जो है ये आर खत्म हो जाएगा, और क्या होगा फिर? क्रॉस वी स्क्वायर यहीं रहेगा, एम ई जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर जो है आर स्क्वायर से स्टक क्यों हो गया? आर स्क्वायर से यहाँ यानी आर स्क्वायर खत्म हो गया था एक, तो आर से जाके यहाँ डिवाइड में जहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया आर से, तो ये मेरे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी फाइंड दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ रही थी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर मैं जाऊँ, तो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ तो मुझे टोटल एनर्जी मिली थी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी वो ये आ रही थी 1/2 mv²। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो ये वैल्यू आई है, यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी v², इसको मैं रिप्लेस करवा दूँगी उस वैल्यू से जो कि मैंने अभी निकाली है, ठीक है? तो मैंने यहाँ क्या किया है, आपको ये वैल्यू उठाकर मैंने इस v² की जगह रख दी है। मेरे पास क्या होगा कि जब मैं ये वैल्यू उठा के रखूंगी तो me और एक me कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक न्यू फॉर्मूला आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। अब इस काइनेटिक एनर्जी की ये वाली जो न्यू वैल्यू आई है, इसको उठाकर मैं, मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी का प्रीवियस फॉर्मूला था, वहां मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ रही थी, अब मैंने इसको रिप्लेस करवा दिया इस वैल्यू से। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास सॉल्व होने के बाद टोटल एनर्जी क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 है मेरे पास। अच्छा, अभी मैं जो हूँ ये टॉपिक यहीं छोड़ रही हूँ। ये अब बाकी जो है ना मैं चीज़ें कल कंटिन्यू करूँगी। आप लोग मुझे इंशाल्लाह कल मैं क्लास लूँगी। अब आप लोगों की यहाँ तक मैं करवा के छोड़ रही हूँ, ठीक है? अब और नेक्स्ट मैं जो हूँ यहाँ पर एक और मैं वो शेयर कर देती हूँ लिंक। खुबैब अपने ग्रुप को तुम जो है ये लिंक जो है फॉरवर्ड कर देना, मैं यहाँ लिंक शेयर कर देती हूँ। और अगर बाकी लोग जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। मैं मीटिंग यहीं एंड कर रही हूँ। खुबैब मौजूद है? ठीक है खुबैब, मैं आप लोग आपको जो है वो लिंक भेज दे रही हूँ आपकी जो है मीटिंग के लिए।